एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन बाय बायोरेट मेथड। बायोरेट मेथड के द्वारा हम लोग जो है प्रोटीन को कैसे एस्टिमेट करते हैं इसके बारे में देखेंगे। प्रोटीन एस्टिमेशन में हम लोग देखेंगे उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है, और उसके बाद रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो हम लोग प्रोटीन को एस्टिमेट करने में यूज करते हैं। और हम लोग बात करेंगे कि जो मेरा वर्किंग एजेंट है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, स्टाफ एजेंट कैसे बनाएंगे, स्टैंडर्ड एजेंट कैसे बनाएंगे मैनुअली, और उसके बाद हम लोग जो है उसका प्रोसीजर में यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन बाय बायोरेट मेथड। तो जो मेरा मेथड होगा प्रोटीन का एस्टिमेशन का वो होगा बायोरेट मेथड। इस मेथड में क्या रहा है जिसका प्रिंसिपल कि प्रोटीन रिएक्ट विथ क्यूप्रिक आयन। प्रोटीन क्या करेगा, क्यूप्रिक आयन में के साथ ये क्या करेगा, रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम, और जब ये अल्कलाइन मीडियम में प्रोटीन का के साथ रिएक्ट करेगा तब एक कलर फॉर्म करेगा, दैट इज वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक बेटा, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि प्रोटीन रिएक्ट विथ क्यूप्रिक आयंस इन अल्कलाइन मीडियम टू फॉर्म अ वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब कह रहा है द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोटीन प्रेजेंट इन द स्पेसिमन। कहने का मतलब कि जो इंटेंसिटी ऑफ कलर प्रेजेंट है या प्रोड्यूस हुई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो भी स्पेसिमन या सैंपल में प्रोटीन की मात्रा मौजूद होगी। एंड कैन बी मेजर्ड ऑन अ फोटोमीटर एट 530 नैनोमीटर। और उस कलर को हम लोग 530 नैनोमीटर पर ऑब्जर्व करेंगे या मेजर करेंगे। उसके बाद कह रहा है व्हाट द रिक्वायरमेंट फॉर द एस्टिमेशन ऑफ प्रोटीन बाय बायोरेट मेथड। तो कौन कौन से रिएजेंट होंगे, क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसकी बात करें तो रिक्वायरमेंट में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब का रिक्वायरमेंट होगा। एंड देयर इज सीरोलॉजिकल पिपेट्स। सीरोलॉजिकल पिपेट्स में अकॉर्डिंग टू आवर प्रोसीजर हम लोग यूज करेंगे कौन कौन सा पिपेट हमको यूज करना है, या हम लोग उस बटन पिपेट का यूज कर सकते हैं। टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब स्टैंड बेटा टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद फोटोमीटर, फोटोमीटर के द्वारा ही हम लोग क्या करेंगे, इंटेंसिटी ऑफ कलर को मेजर करेंगे एट 530 नैनोमीटर। जो स्पेसिमन होगा दैट इज सीरम, मतलब कि सैंपल, जो सैंपल हम लोग ले रहे हैं दैट इज सीरम। उसके बाद कह रहा प्रिपरेशन ऑफ द रिएजेंट। अब हमको रिएजेंट को तैयार करना हो तो उसके लिए जो है हम लोग कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर जो प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक रिएजेंट की बात करूँ मैं तो आप लोग के पास बेटा सबसे पहले 400 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए जिसकी नॉर्मलिटी है 0.2। ठीक है, जिसकी नॉर्मलिटी है 0.2 नॉर्मलिटी। अब इस 400 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या ऐड करेंगे, 45 ग्राम ऑफ रोचले साल्ट। तो यहाँ पर लिखा है स्टार्च बायोरेट में डिजॉल्व 45 ग्राम ऑफ रोचले साल्ट दैट इज पोटेशियम सोडियम टार्ट्रेट टेट्राहाइड्रेट। ठीक है ना, दिस इज द नेम ऑफ केमिकल कंपोजिशन, और इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं रोचले साल्ट। तो दैट रोचले साल्ट विच वन इज 45 ग्राम, इस 45 ग्राम ऑफ रोचले साल्ट को 400 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऐड कर देंगे। ठीक, ऐड करने के बाद उसमें हम जो है 15 ग्राम कॉपर सल्फेट और ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद उनको प्रॉपर से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम लोग देखेंगे कि एक सोल्यूशन तैयार होगा। सोल्यूशन तैयार होने के बाद
उसमें हम लोग 5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड ऐड कर देंगे। पोटेशियम आयोडाइड ऐड करने के बाद फाइनली जो उसको एक वॉल्यूम देंगे वो हमारा 1 लीटर होना चाहिए और उस 1 लीटर के वॉल्यूम जो बनेंगे उसकी नॉर्मलिटी 0.2 नॉर्मल होना चाहिए, दैट इज 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये मेरा स्टॉक रिएजेंट हो जाएगा। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जैसा कि हमने देखा अभी कि प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक बायोरेट रिएजेंट में हम लोग क्या कर रहे थे, 400 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे और उसमें 45 ग्राम ऑफ रोचली साल्ट को ऐड कर रहे थे। उसको ऐड करने के बाद 15 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें और ऐड करने के बाद उसको हम प्रॉपर क्या करते थे, कंटिन्यूअसली मिक्स कर रहे थे जब तक वो एक कंप्लीट सोल्यूशन ना बने। कंप्लीट सोल्यूशन बनने के बाद उसको हम लोग डाल रहे थे 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, दैट इज KI, एंड मेक अप टू अ लीटर विथ 0.2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड। 5 ग्राम पोटेशियम आयोडाइड डालने के बाद उसको फाइनल वॉल्यूम हम 1 लीटर का देंगे और जिसका नॉर्मलिटी जो है 0.2 नॉर्मल होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग रिएजेंट कि वो तो मेरा स्टॉक रिएजेंट हो गया जिसको हम बना सके। अब उस स्टॉक रिएजेंट से हम लोग वर्किंग रिएजेंट कैसे बनाएं, तो उस स्टॉक रिएजेंट से वर्किंग रिएजेंट बनाने के लिए हम लोग डाइल्यूट करेंगे 200 ml स्टॉक रिएजेंट टू अ लीटर with 0.2 nanometer of sodium hydroxide which contain 5 gram of potassium iodide per liter। क्या 200 ml स्टॉक रिएजेंट लेके फाइनली उसको 1 लीटर बनाएंगे सॉल्यूशन जिसका नॉर्मलिटी 0.2 होना चाहिए और 5 ग्राम ऑफ पोटेशियम आयोडाइड कंटेन होना चाहिए उस 1 लीटर में। उसका प्रोटीन स्टैंडर्ड बनाने की बात करूं तो जो प्रोटीन स्टैंडर्ड होगा दैट इज 6 ग्राम पर डीएम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन स्टैंडर्ड। इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करेंगे 6 ग्राम ऑफ बोविन एल्बुमिन व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द काउ जो गाय से लेंगे, डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन कंटेनिंग 0.1 ग्राम पर डीएम सोडियम। तो 100 ml ऑफ नॉर्मल सलाइन में 6 ग्राम ऑफ बोविन एल्बुमिन को ऐड कर देंगे जो कि 0.1 ग्राम पर डीएम सोडियम कंटेन होना चाहिए, तब हमारा जो है प्रोटीन स्टैंडर्ड बन जाएगा। अब बेटा इन तीनों स्टॉक को बनाने के बाद जो रिएजेंट मेरा बना है एज अ स्टॉक रिएजेंट, वर्किंग रिएजेंट और प्रोटीन स्टैंडर्ड, इन तीनों की स्टेबिलिटी की बात करूं कि किस टेम्परेचर पे ये स्टेबल होंगे और कितने ईयर तक स्टेबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखूं कि स्टेबिलिटी ऑफ द रिएजेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर स्टेबल एट रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 यूज। मतलब 20 से 25 या 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में हम रिएजेंट 1 और 2 को जो है रूम टेम्परेचर पर स्टेबल कर सकते हैं 1 साल के लिए। उसके बाद रिएजेंट 3 दैट इज प्रोटीन स्टैंडर्ड इज स्टेबल एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ईयर। तो हम लोग प्रोटीन स्टैंडर्ड को 1 साल के लिए करके रख सकते हैं, स्टेबल करके रख सकते हैं एट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 ईयर। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रोसीजर। हम लोग पढ़ेंगे बेटा मोनो स्टेप मेथड के द्वारा, जिसमें हम लोग 3 टेस्ट ट्यूब लेंगे, लाइफ रैंक, स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद हम लोग जो है उसको मार्क करेंगे, तो उसके बाद हम उसका प्रोसीजर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। अगर जो आपको मेरा चैनल पसंद आया तो आप उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरा पढ़ाने का तरीका उसको जरूर कमेंट करिएगा कि सर मुझे और अच्छा चाहिए या मैं बेनिफिट अच्छे से जो है इसको समझ गया। धन्यवाद।